एयर होस्टेस बनना है? अरे तो घर पे क्यों बैठे हो, फ्रैंकफिन ज्वाइन करो। आप एक बार फ्रैंकफिन ज्वाइन करो, अपना कोर्स खत्म करो और एयर होस्टेस बन जाओ, केबिन क्रू बन जाओ, अपने लाइफ के एकदम जितने भी सपने सब पूरे कर लो। लेकिन गाइस, सचमुच ऐसा होता है क्या? सो हाय गाइस, माय नेम इज ऋषभ रे, आप देख रहे हो इंडस्ट्री हेल्पर, जहाँ पे आपको होटल मैनेजमेंट और टूरिज्म रिलेटेड सारी वीडियोस मिलेंगी ओनली इन दिस चैनल। सो अगर आप हमारे चैनल में नए हो देन डू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन एंड शेयर फॉर मोर वीडियोस। सो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, बात करते हैं आलिया भट्ट के बारे में। मेरा मतलब फ्रैंकफिन के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में, जो कि आलिया भट्ट है। तो हम उनके बारे में बात करते हैं। अगर आपको पता होगा कि ब्रांड एम्बेसडर असल में कौन होते हैं, मेरा ये एक सवाल है कि ब्रांड एम्बेसडर का मतलब होता है द फेस ऑफ द कंपनी, राइट? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आलिया भट्ट अगर एयर होस्टेस होती तो फ्लाइट में इन फ्लाइट सर्विसेज कम और डिस्को दीवाना ज़्यादा होती। यानी कि एयर होस्टेस जो होते थे ना, वो फ्लाइट सर्विसेज कम करते और अपने हाथों को ऐसे करके सिर्फ डिस्को दीवाना करते। हालांकि वो आलिया भट्ट को देख के पायलट भी आ जाता और उनके साथ डांस करता। तो ये बात रही फ्लाइट सर्विस की, वैसे उसको छोड़ देते हैं। अभी हम बात करते हैं ब्रांड एम्बेसडर के बारे में, जो कि मेन टॉपिक है। तो ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट है, जो कि साल में एक बार आती है, अपना मुंह दिखाती है और उनको देखने के लिए बहुत सारे इंस्पायर्ड कैंडिडेट्स उनको देखने के लिए आती है, जिससे ऐसा लगे कि अरे आलिया भट्ट का एक झलक हमको मिल जाए, जिसकी वजह से फ्रैंकफिन को और एडमिशन मिलता है। वेल गाइस, ये एक मजाक की बात थी, ऐसा सच कुछ नहीं होता। अगर होता भी तो मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे ठरकी लोग रहेंगे जो उनको देखने के लिए शायद से आते होंगे। तो ये गई साइड टॉपिक। अभी हम बात करते हैं फ्रैंकफिन के कोर्सेज़ के बारे में, ठीक है गाइस? तो फ्रैंकफिन जो है वो टोटल 6 टाइप के कोर्सेज चलाता है। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, 6 टाइप के कोर्सेज में से 3 टाइप होते हैं पीजी कोर्सेज, और दूसरे 3 टाइप्स होते हैं यूजी कोर्सेज। अभी जिनको पीजी और यूजी के कोर्सेज का मतलब नहीं पता, मैं बता दूँ। यूजी का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, जो हम जैसे बच्चे लोग पढ़ते हैं। और पीजी कोर्सेज होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, जो कि और ज्ञानी लोगों को जिनको और ज्ञान चाहिए वो उन कोर्सेज में एनरोल करते हैं। लेकिन हम जैसे बच्चे लोग यूजी कोर्सेज में सेटिस्फाइड रहते हैं। तो अगर हम बात करें इनके 3 टाइप के यूजी कोर्सेज के बारे में, तो सबसे पहला कोर्स जो कि आता है दैट इज़ एविएशन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। ये इनका पहला टाइप है यूजी कोर्सेज के कैटेगरी के अंदर। तो इस कोर्स में यूजुअली आपको एविएशन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसमें आपके एविएशन का सेक्टर कवर होता है, दूसरा सेक्टर कवर होता है आपकी हॉस्पिटैलिटी, मतलब कैसे आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे एंड ऑल दोस थिंग्स। और तीसरा होता है ट्रैवल मैनेजमेंट, यानी कि हाउ कैन यू गाइड अ पर्सन एंड समथिंग लाइक दैट। सो उसमें ये इन तीनों टॉपिक्स को इस कोर्स में कवर किया जाता है। इसके अगर ड्यूरेशन की बात करें तो 11 मंथ्स का होता है। और इसकी एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो यू हैव टू बी 12th पास। सो अगर आप 12th पास हो तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। और इस कोर्स के अगर हम टाइमिंग्स की बात करें तो 7 डेज़ में, यानी कि 1 वीक में 5 दिन का क्लास होता है और हर क्लास 2 घंटे का होता है। सो ये था इनका फर्स्ट टाइप का कोर्स। अगर हम बात करें इनके सेकंड टाइप के कोर्सेज़ के बारे में, तो सेकंड टाइप का कोर्स होता है वो है हॉस्पिटैलिटी ट्रैवल एंड कस्टमर सर्विस। ये इनका सेकंड टाइप का कोर्स है। इस कोर्स के अगर ड्यूरेशन की बात करें तो ये भी 11 मंथ्स का है। इनके अगर हम बात करें स्टडी पीरियड की तो ये हफ्ते में 3 से 5 दिन का होता है। यानी कि पहले वाले कोर्स में टोटल 5 डेज़ होता था 1 वीक में, लेकिन ये वाला जो कोर्स है सेकेंड वाला, ये कोर्स आपका 7 डेज़ में 3 से 5 दिन के बीच में होता है। यानी कि कोई एक दिन 3 दिन भी हो सकता है, हफ्ते में को 4 दिन भी हो सकता है। सो दैट डिपेंड्स। और अगर बात करें इसके ड्यूरेशन की, ये भी 11 मंथ्स का कोर्स है। इसके भी एक एलिजिबिलिटी की बात करें तो वो भी 12th पास है। सो अगर आप 12th पास हो तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। अगर हम बात करें इनकी एज क्वालिफिकेशन के बारे में, देन आपकी एज 17 से 24 के बीच में होनी चाहिए। सो अगर आपकी एज अगर 17 से 24 के बीच में है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और अगर आप बड़े हो अगर एज में, तो फिर आप एयर होस्टेस मत बनो, क्योंकि एयर होस्टेस यंगस्टर्स के लिए होता है, आप जैसे बूढ़े लोगों के लिए नहीं होता। सो आप इस चीज़ का माइंड रखिए कि आपका एज 17 से 24 ईयर्स का है। अगर हम बात करेंगे थर्ड टाइप के कोर्स के बारे में, तो वो है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। वेल, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेट का मतलब सिर्फ सिंपल है कि आपको सिर्फ बताया यही जाता है कि आप कैसे बात कैसे करोगे, सिर्फ उतना ही है। क्योंकि हॉस्पिटैलिटी वही होता है दैट हाउ कैन यू सर्व अ पर्सन एंड व्हाट आर दोज थिंग्स, ऑलवेज हैव अ स्माइल एंड ऑलवेज ग्रीट एवरीवन। सो आपको सिर्फ इतना ही सिखाया जाता है, घंटा सिखाया जाता है जो भी है। तो आपको बस इतना ही सिखाया जाता है। इस कोर्स का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है। इसके ड्यूरेशन की बात करें, ये भी 6 मंथ्स का होता है। आपकी एलिजिबिलिटी वही 12th पास होना चाहिए। आपकी एज क्वालिफिकेशन 17 से 24 ईयर्स की होती है। सो ये थे 3 आप
आपके यूजी कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, जो कि आप अगर ग्रेजुएट नहीं हो, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उसके लिए ये 3 कोर्सेज है। अभी अगर हम बात करते हैं बाकी 3 कोर्सेज के बारे में, जो कि आपके पीजी कोर्सेज हैं, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला कोर्स जो आता है वो आता है एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड कस्टमर सर्विस। अगर इस कोर्स के बारे में बात करें तो इस कोर्स में आपको सिखाया जाता है कि एविएशन क्या होता है, इस कोर्स में आपको ये सिखाया जाता है कि हॉस्पिटैलिटी क्या होता है, इस कोर्स में ट्रैवल एंड कस्टमर सर्विस के बारे में भी सिखाया जाता है कि आप आखिर कस्टमर के साथ बात कैसे करोगे, कस्टमर के कोई क्वेरीज होते हैं तो उनको आप कैसे सॉल्व करोगे, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट दैट यू हैव एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग, जैसे कि कस्टमर सर्विस में जो होता रहता है। सो आपको इन चीज़ों का ट्रेनिंग दिया जाता है। अगर इनकी ड्यूरेशन की बात करें तो ये 6 मंथ्स का होता है और इसकी एलिजिबिलिटी होती है यू हैव टू बी ग्रेजुएट। सो अगर आप बच्चे हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। अभी आप कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो सकते हो, आपने चाहे ह्यूमैनिटीज़ की है कि आपने चाहे कॉमर्स की है या फिर आप साइंस बैकग्राउंड से अगर ग्रेजुएट हो, उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप फ्रैंकफिन में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो आप कोई भी स्ट्रीम से हो क्यों ना, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। बट इसकी एलिजिबिलिटी इतनी होती है कि आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा और आपकी एज जो होती है वो 19 से 25 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। सो माइंड दिस दैट अगर आपकी एज अगर 25 ईयर्स से ज़्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि ये जो एक इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट अपना एज लिमिट को मेंटेन करता है, क्योंकि सारे जो एयर होस्टेस एंड केबिन क्रूज की जो जॉब्स होते हैं उनकी जॉब प्रोफाइल उनके एज के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि यूजुअली वो लोग यंगस्टर्स को ही लेते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, उनको कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। और आखिर अगर यंगस्टर्स अगर बोल्ड एंड हैंडसम अगर नहीं होगा तो लोग क्यों उनको लेंगे। एयरलाइंस का भी रेपुटेशन का मामला रहता है ना, तो इसीलिए अगर हम बात करें इनके सेकंड टाइप के पीजी कोर्स के बारे में तो वो है एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विस। एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विस वही एक ही चीज़ हो गया, लेकिन घुमा फिरा के वो लोग नाम से अलग अलग दे देते हैं। इसमें भी आपको एविएशन के बारे में दिखाया जाता है कि क्या होता है एविएशन, एविएशन इंडस्ट्री क्या होता है, हॉस्पिटैलिटी सर्विस कैसे आपको प्रोवाइड की जाती है, वगैरह वगैरह, इसकी आपकी ट्रेनिंग दी जाती है। इसका ड्यूरेशन भी 11 मंथ्स का होता है। इसकी भी वही एलिजिबिलिटी दैट यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट एंड योर एज लिमिट शुड बी बिटवीन 19 to 24 ईयर्स। सो अगर आपकी एज अगर 19 से 24 ईयर्स के बीच में और अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इनकी अगर लास्ट अगर कोर्स की बात करें तो वो है एयरपोर्ट ग्राउंड सर्विस। गाइस, अगर आपको पता नहीं कि एयरपोर्ट ग्राउंड सर्विस क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि एयरपोर्ट ग्राउंड सर्विस का मतलब होता है कि जो जितने भी आपके जो रनवेज होते हैं, रनवेज के मेंटेनेंस हो गए या फिर आपके फ्लाइट्स को वापस टैक्सी से वापस उनके गेट्स पे लाने का जो ड्यूटी जो ग्राउंड सर्विस के डिपार्टमेंट्स करते हैं, या फिर जो पुश बैक का जो आपका काम होता है, वो सारी सर्विस को ग्राउंड सर्विस कहते हैं। तो उन्हीं सारी सर्विसेज के बारे में आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो अगर आप केबिन क्रू में या फिर एरोस्पेस में इंटरेस्टेड नहीं हो लेकिन आप ग्राउंड सर्विस में इंटरेस्टेड हो तो आपको ये कोर्स ज़रूर करना चाहिए। इस कोर्स में आपको सिर्फ ग्राउंड सर्विस में ही आपको जॉब दिया जाएगा, उसके बाहर आपको नहीं मिलेगा। सो ये कोर्स इज स्पेशली डिजाइन फॉर द पर्सन्स हु आर इंटरेस्टेड फॉर ग्राउंड सर्विस। सो अगर आप ग्राउंड सर्विस के लिए इंटरेस्टेड हो तो आपको ये कोर्स ज़रूर करना चाहिए। इस कोर्स के ड्यूरेशन की अगर बात करें तो ये 11 मंथ्स का होता है। इसकी एलिजिबिलिटी होती है आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा और आपकी एज क्वालिफिकेशन बिटवीन 19 to 24 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। तो आप सारी कोर्सेज में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि आपकी एज उस हिसाब से होनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एज बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो अभी गाइस हम लोग बात करते हैं कि आखिर आप फ्रैंकफिन में अगर ज्वाइन करोगे तो आपको प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन उसके पहले हमें कुछ दूसरी चीज़ों के बारे में भी जानना चाहिए, दैट इज़ दैट फ्रैंकफिन क्या क्लेम करता है। अगर हम बात करें फ्रैंकफिन के बारे में तो फ्रैंकफिन ऐसा क्लेम करता है कि 2019 में फ्रैंकफिन ने टोटल 14,000 से ज़्यादा प्लेसमेंट दिया है और उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि उनके जो पार्टनर्स है, जो कंपनी हायरिंग पार्टनर्स है, वो 200+ है और उनकी जो हाईएस्ट मंथली जो सैलरी पैकेज है जो कैंडिडेट को ऑफर किया गया है दैट इज़ 1.7 lakhs। लेकिन गाइस आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि सैलरी को देख के आप कभी भी ग्रीड में मत आ जाओ कि अरे यार यहाँ पे अगर ज्वाइन करेंगे तो 1.7 lakhs पर मंथ का मिलेगा। गाइस एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि ये इनका एडवर्टाइजिंग पॉलिसी होता है, यानी कि 1.7 lakhs ऑफकोर्स एक कैंडिडेट को ज़रूर मिला था, लेकिन आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस कैंडिडेट को मिला था वो एक एक्सेप्शनल कैंडिडेट होगा या फिर वो एक आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट होगा। सो अगर आप समझते हो कि आप भी उनके लेवल में हो सकते हो तो ज़रूर बात अलग है। लेकिन मैं अगर पर्सनली आपको बोलूँ दैट व्हाट इज़ द ट्रू फैक्टर, देन आपको हमेशा एक चीज़ का याद रखना पड़ेगा कि एविएशन सेक्टर में अगर आप कोई भी जॉब में प्रोफाइल में जाते हो, अगर आप स्पेशली मैं केबिन क्रू के बारे में बोल रहा हूँ क्योंकि ग्राउंड सर्विस के बारे में मुझे उतना नहीं पता, लेकिन केबिन क्रूज के बारे में अगर आप जाते हो और अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको हमेशा ये एस्टिमेट करने के चलना पड़ेगा कि आपकी मिनिमम सैलरी पर मंथ 50,000 से होती है। देखिए हमेशा मिनिमम पकड़ के चलो तो ही आपका प्रॉफिट है। अगर आप हमेशा सोचोगे कि हाईएस्ट मुझे कितना मिलेगा स्टार्टिंग से, तो फिर आप डिसमोटिवेट बहुत ही जल्दी हो जाओगे।
तो इसीलिए एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि मुझे कितना सैलरी अप्रॉक्सीमेट मिल सकता है स्टार्टिंग में। और आपकी स्टार्टिंग सैलरी अगर मैं बोलूँ दैट इज़ 50,000, जिसमें आपका सर्विसेज अलग होता है, आपको फैसिलिटीज़ अलग मिलते हैं, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपको सैलरी के उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि आपकी सर्विस टैक्स अलग हो गई, आपको फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे कि आप साल में कोई एक इंटरनेशनल टूर कर सकते हो, आप अपने 3 ब्लड नॉमिनीज को नॉमिनेट कर सकते हो जो आपके एक्सपेंस में ही जाएंगे बट टोटली फ्री में, आपके 3 नॉमिनीज को कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको। 2 साल में एक बार जिस एयरलाइंस के साथ आप काम करते हो वो आपको डिस्काउंट देते हैं, 1 साल में एक बार वो आपको फ्री टिकट्स देते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सारे एयरलाइंस ऑफर करते हैं, लेकिन सारे एयरलाइंस का पॉलिसी अलग होता है। सबसे मेन चीज़ होता है आपको सिलेक्ट होना। तो अभी हम बात करते हैं इनके प्लेसमेंट्स के बारे में, और मैं आपको रियलिस्टिक फैक्ट्स बताता हूँ कि फ्रैंकफिन के बारे में रियल प्लेसमेंट्स होता है कि नहीं होता है। गाइज अगर मैं बात करूँ फ्रैंकफिन के प्लेसमेंट्स के बारे में तो ये सच है कि फ्रैंकफिन बहुत अच्छी प्लेसमेंट देते हैं और उनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स बहुत ही अच्छे हैं। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे जिसमें स्टूडेंट्स ने ऐसे कहा है कि आई हैव गॉट दिस पैकेज, आई हैव बीन सिलेक्टेड इन दिस एयरलाइन, आई वुड लाइक टू थैंक फ्रैंकफिन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड एवरीथिंग। गाइज अगर मैं बात करूँ तो ये सारे कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग होते हैं और जिन लोगों के पास वो स्किल्स रहती है कि जिससे कंपनी उनको हायर करे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ कि मेरी अगर एक कंपनी होती, सपोज जेट एयरवेज मेरी कंपनी है, हालांकि वो बंद हो गया है, छोड़ दो, लेकिन जस्ट आप फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि जेट एयरवेज मेरी कंपनी है। तो मेरी अगर जेट एयरवेज अगर कंपनी होगा, मुझे अगर स्टाफ्स चाहिए होगा तो मैं कौन से स्टाफ्स को लूँगा? मैं सिर्फ उन्हीं स्टाफ्स को लूँगा जिनकी कम्युनिकेशन लेवल बहुत ही आउटस्टैंडिंग होगी। क्योंकि आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि एविएशन इंडस्ट्री में 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा जज किया जाता है। अगर ये 3 चीज़ अगर आपके अंदर है तो एविएशन इंडस्ट्री आपके लिए है। अगर मैं बात करूँ सबसे नंबर 1 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एविएशन इंडस्ट्री में, वो है आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन। आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा जज किया जाता है, आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी को बहुत ज़्यादा जज किया जाता है। आपके सामने जो इंटरव्यू बैठता है वो यूजुअली आपको यही देखता है कि हाउ फार यू कैन स्पीक गुड, दे विल ऑलवेज जज दैट आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी हमेशा आउटस्टैंडिंग लेवल की होनी चाहिए। क्योंकि आपने अगर कभी भी आप अगर फ्लाइट में ट्रैवल किए होंगे तो आपने देखा होगा कि जितने भी केबिन क्रूज एंड एयर होस्टेस होते हैं, देयर वे ऑफ स्पीकिंग इज टोटली आउटस्टैंडिंग। दे ऑलवेज स्पीक इन द मोस्ट एक्यूरेट एंड इन द मोस्ट क्या बोलूँ, इन द मोस्ट आउटस्टैंडिंग वे। देयर फ्लुएंसी इज आउटस्टैंडिंग, दे आर ऑलवेज हैविंग अ गुड चार्मिंग पर्सनैलिटी एंड एवरीथिंग। सो उनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन हमेशा मैंडेटरी होती है एंड दैट हैज़ टू बी ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेवल। सो आप हमेशा एक चीज़ को हमेशा याद रखिए कि आप जब भी एयर होस्टेस या फिर केबिन क्रू बनना चाहते हैं तो आपकी जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है वो आउटस्टैंडिंग लेवल की होनी चाहिए। अगर हम बात करें नंबर 2 की तो वो होती है आपकी पर्सनैलिटी। देखिए पर्सनालिटी अभी कैसे ग्रो होनी, कोई एक इंसान कैसे बना सकता है? देखिए पर्सनालिटी ग्रो करने का कोई ऐसा रॉकेट साइंस टेक्निक तो होता नहीं है, पर्सनालिटी अपने आप से ही ग्रो होता है। जैसे कि पर्सनालिटी कैसे ग्रो होगी? आपकी स्मार्टनेस से। आप कितनी ज़्यादा स्मार्ट हो, आप लोगों को कैसे लोगों को कैसे रिप्लाई करते हो, आपके चलने की स्टाइल, अपने बोलने की स्टाइल। सो ये सारी चीज़ों से जज करके आपकी पर्सनालिटी आती है। और एविएशन एक ऐसा सेक्टर होता है जिस सेक्टर में आपकी पर्सनालिटी को जज किया जाता है और वो लोग हमेशा ऐसा पर्सनालिटी को चाहते हैं जिस पर्सनालिटी में लोगों को लगे कि हाँ ये जो पर्सन है, इस पर्सन के अंदर एक चार्मिंग पर्सनालिटी है, इस पर्सन के अंदर एक बहुत ही अट्रैक्ट करने की पर्सनालिटी है। देखिए अट्रैक्शन का मतलब हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ही हैंडसम होना पड़ेगा, और या फिर आप लोग ऐसे भी सुनते होंगे कि आप जितने भी केबिन क्रूज होते हैं या फिर एरोस्टेस होते हैं उन सारे लोगों को बहुत सारे हैंडसम फॉर ऑल द गर्ल्स दे हैव टू बी वेरी ब्यूटीफुल एंड दे हैव टू बी वेरी अट्रैक्टिव एंड समथिंग लाइक दैट। देखिए ये टू सम पॉइंट बहुत ही वैलिड है कि सारे केबिन क्रूज या फिर जितने भी एयर होस्टेस है, फॉर बोथ मैं कह रहा हूँ, फॉर मेल्स ऑल्सो एंड फॉर फीमेल्स ऑल्सो, उन लोगों की पर्सनालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बट विद दैट दे हैव टू लुक ऑल्सो गुड। देखिए अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी ना तो आप देखोगे कि आपके लुक्स ना ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि आपने अगर देखा भी होगा कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका स्किन बहुत ही डार्क होता है, कुछ लोगों के स्किन बहुत टैंड होते हैं, बट वो भी एयर होस्टेस बन जाते हैं क्योंकि उन लोगों में ये जज किया जाता है कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है। तो आप हमेशा इस चीज़ में फोकस कीजिए कि आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आप कैसे स्मार्ट हो सकते हैं, आप कैसे क्लेवर हो सकते हैं। अगर आपकी पर्सनालिटी अगर आउटस्टैंडिंग है तो अगर वो लोग तो इंटरव्यूअर आपके लुक्स के ऊपर उतना ध्यान नहीं देगा, अगर वो देखेगा कि हाँ ठीक है इस लुक से भी काम चल सकता है, वो आपको सिलेक्ट कर देगा। तो ये थी नंबर 2। अभी हम बात करते हैं नंबर 3 पॉइंट के बारे में। देखिए नंबर 3 पॉइंट होती है आपके इंटरव्यू स्किल्स और आपके स्किल्स। यानी कि इंटरव्यू स्किल्स और नॉर्मल स्किल्स की अगर मैं बात करूँ तो इंटरव्यू स्किल्स का मतलब होता है कि जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तब आप कैसे इंटरव्यू को जवाब दोगे। द आंसर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि अगर आप देखोगे तो एविएशन एक ऐसा सेक्टर होता है जिस सेक्टर के अंदर अगर हम सिर्फ केबिन क्रूज की बात करें तो केबिन क्रूज का काम फिजिकल वर्क से ज़्यादा उनकी कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन ही नंबर 1 होता है। कम्युनिकेशन के बाद दूसरे काम आते हैं, जैसे कि आप बैग, मेरा मतलब आप लोगों को कैसे सर्व करोगे, इन फ्लाइट सर्विस देना वगैरह वगैरह, लेकिन कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन नंबर 1 पे आता है, जिसकी वजह से स्किल्स आना बहुत ज़रूरी है। तो इंटरव्यूअर हमेशा देखता है कि आपके अंदर कौन से इंटरव्यूइंग की स्किल्स है, आप लोगों को कैसे आंसर दे सकते हो, आप लोगों को कैसे इज्जत दे के बात कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कोई भी चीज़ों के लिए। सो आप हमेशा एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, दैट आप जब भी कोई इंटरव्यू में बैठे हो तो आप ये देखना कि आप लोगों को कैसे जवाब दे पा रहे हो, आप लोगों को कैसे आंसर दे पा रहे हो, क्योंकि वो ज़्यादा मैंडेटरी होता है। सो अगर आपके इंटरव्यू स्किल्स अगर बहुत अच्छे हैं, या फिर आप अगर लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से जवाब दे पाओगे, तो इंटरव्यूअर हमेशा आपको सिलेक्ट करेगा। सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड यू पीपल शुड ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्किंग ऑन दैट ओनली। अगर आपके आंसर देने की टेक्निक अगर बहुत अच्छी होती है, अगर आपके स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि कुछ स्किल्स जैसे कि आप सपोज कोई गेस्ट अगर आपसे कुछ मांग रहा है, तो आप उनको कैसे रिएक्ट करोगे, आप उनके काम को कैसे मतलब अकॉम्प्लिश करोगे, दैट यू शुड ऑलवेज हैव अ स्माइल इन योर फेस, यू शुड ऑलवेज टॉक इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर। क्योंकि आपने अगर कोई भी केबिन क्रूज को देखा होगा तो वो लोग हमेशा हंस के बात करते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग में ही उनको बताया जाता है कि हंसना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको अपने पैसेंजर्स को एक ऐसा फीलिंग हमेशा लाना पड़ेगा दैट योर पैसेंजर्स एंड यू, आप दोनों के बीच में एक बहुत ही फ्रेंडली बॉन्ड होना चाहिए। पैसेंजर्स को कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये जो केबिन क्रू है या फिर ये जो एयर होस्टेस है ये बहुत ही हमसे सुपीरियर है, ये बहुत ही अच्छे मतलब इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हम लोग तो इंग्लिश में इतने अच्छे बात नहीं कर सकते, तो ये हमारे साथ उतने फ्रेंडली नहीं होंगे। लेकिन आपको ये पैसेंजर को ये आपको फील दिलाना पड़ेगा कि नहीं, हम लोग भी आप ही के लेवल के, हाँ ठीक है हमको इंग्लिश में बात करनी आती है, लेकिन हम भी आप ही के लेवल के, हम आपकी मदद के लिए ही हमको कंपनी ने हायर किया, और कंपनी हमको उसी के लिए पैसे देती है। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको बहुत सीखना पड़ेगा। तो आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके अंदर ये 3 स्किल्स अगर होंगे तो नहीं होंगे। लेकिन एक चीज़ मैं सारे लोगों को बोलूँगा, और इस चीज़ को प्लीज़ याद रखिए कि फ्रैंकफिन हो या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट क्यों ना हो जाए, कोई भी इंस्टीट्यूट में इस वजह से एडमिशन मत लीजिए कि इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। हाँ ऑफकोर्स प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सारे इंस्टीट्यूट्स के लिए, लेकिन ऐसा कभी मत समझिएगा कि आपका फ्रैंकफिन का प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, यहाँ पे तो सारे लोग एकदम प्लेसमेंट उनको मिल जाता है, बहुत ही हाई प्रोफाइल में मिल जाता है, तो हम लोग सिर्फ इंस्टीट्यूट के भरोसे में रहेंगे और इंस्टीट्यूट हमको एक अच्छा प्लेसमेंट दे देगा, बहुत ही अच्छे पैसे कमाएंगे। देखिए सारे इंस्टीट्यूट्स, चाहे वो फ्रैंकफिन हो या फिर वो कोई भी कोर्स के इंस्टीट्यूट्स क्यों ना हो जाए, वो सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं जिससे आपकी लाइफ को ग्रो होने में एक बहुत ही मतलब एक क्विकर वे हो जाता है, जिससे उस प्लेटफॉर्म को अगर आप ठीक तरह से अगर निभाते हो तो आप उस प्लेटफॉर्म से अपनी लाइफ बना सकते हो। लेकिन वो कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा ठप्पे के साथ आपको नहीं दे सकता कि आप तो कुछ काम करोगे नहीं, आप तो सिर्फ इंस्टीट्यूट के भरोसे में रहोगे तो इंस्टीट्यूट आपको प्लेसमेंट दे देगा। आपको खुद भी वर्कआउट कुछ करना पड़ेगा, आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट आपको बता देगा कि हाँ ठीक है आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं, आपको इन सब की ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप अपने पर्सनैलिटी को कैसे ग्रो करोगे, आप अपने स्किल्स को कैसे ग्रो करोगे, लेकिन प्रैक्टिस करना आपके ऊपर है। अगर आप बस ऐसे ही इंस्टीट्यूट में जाते हो कि ठीक है हम क्लासेस करने के लिए कर रहे हैं, कुछ होगा तो नहीं हमसे, तो इंस्टीट्यूट ने तो बोल ही के रखा है कि अगर हम काम करेंगे तो हमको तो ऑलरेडी मिल ही जाएगा और हमको प्लेसमेंट तो वैसे भी मिल जाएगा, हम तो कुछ वैसे करेंगे नहीं। तो अगर आपके पास अगर आप ये सोचते हो तो इस मिसकंसेप्शन से आप हट जाइए, क्योंकि इंस्टीट्यूट सिर्फ आपको वो प्लेटफॉर्म देगा, बाकी का काम आपके ऊपर है। अगर आपके अंदर वो स्किल्स है, अगर आप वो कर सकते हो, और अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि दैट येस आई कैन डू इट एंड आई कैन ऑल्सो प्रॉस्पर इन दिस फील्ड ऑल्सो, देन डेफिनेटली एविएशन इज़ अ सेक्टर फॉर यू। और मैं कहूँगा दैट एविएशन बहुत ही वाइड स्प्रेड है, एविएशन दिन के दिन स्प्रेड होता रह रहा है, न्यू लोगों की रिक्रूटमेंट ज़रूरी होती है। हालांकि अभी की सिचुएशन अलग है, अभी की सिचुएशन में लोग अपने जॉब मतलब वो लोग अपने जॉब से हट जा रहे हैं, उन लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, लेकिन एक ना एक टाइम पे ये जो पैंडेमिक सिचुएशन वो तो ख़त्म हो गई, उसके बाद जब न्यू रिक्रूटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तब वो आप ही को रिक्रूट करेंगे। सो मेक श्योर दैट आपके अंदर ये सारे स्किल्स होंगे एंड प्रैक्टिस मोर। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही परफेक्ट होगे, और आप जब परफेक्ट हो जाओगे देन दिस सेक्टर इज़ बेस्ट फॉर यू। और मिसकंसेप्शन में कभी मत जाइए कि प्लेसमेंट दे रहे तो हम लोग तो बस कुछ करेंगे नहीं, बस इंस्टीट्यूट के भरोसे रहेंगे, ऐसा मत कभी मत सोचिएगा। खुद का वर्क, खुद का आउटपुट देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर आप कैसे एविएशन सेक्टर में प्रॉस्पर कर सकते हैं। और फ्रैंकफिन के बारे में मैंने आपको जो डिटेल्स दे दी है, अगर आप एयर होस्टेस बनना चाहते हैं या फिर आप केबिन क्रू बनना चाहते हैं, देन आई फील दैट फ्रैंकफिन इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स एंड यू मस्ट डेफिनेटली गो एंड एनरोल देयर। लेकिन मैंने जो आपको पॉइंट्स बोले, इन पॉइंट्स के बारे में भी हमेशा ध्यान रखिएगा। और मैं फ्रैंकफिन के वेबसाइट का डिटेल मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया देन टू फॉलो इट। मेरा इंस्टाग्राम चैनल का यूज़र नेम है industry_helper, सो प्लीज़ फॉलो इट। एंड मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में
फ्रैंक फिन का वेबसाइट का एड्रेस दे दूँगा, सो मेक श्योर दैट यू गो इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड चेक आउट। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन डू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन और अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे ये इन्फॉर्मेशन उनके पास भी चला जाए। टिल देन, दिस इज ऋषभ रे एंड यू वॉचिंग इंडस्ट्री हेल्पर। थैंक यू।